नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा मांगना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों से आप लोगों के लिए इंटरव्यू का कुछ रेगुलर अपडेट नहीं लेकर आ पाया, लेकिन खुशखबरी इस बात की कि जितने भी सवाल मैंने आप लोगों को करवाए हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर जो हमारे नोट्स में सवाल हैं, उन्हीं के अंतर्गत से सारे सवाल अभी बिहार पुलिस ड्राइवर के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। मतलब बाहर से कहीं कुछ नहीं आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने सवाल वही यूट्यूब पर करवाए हैं, उन्हीं सवाल का मैंने जवाब तैयार किया है, जवाब आप लोगों को दिया है। जो सवाल हमारे नोट्स से बाहर के सवाल हैं, नोट्स के भीतर के सवाल को मैंने डील नहीं किया था, मैंने टच नहीं किया था। जितने भी सवाल पिछले 2-3 दिन में पूछे गए हैं, सभी के सभी सवाल आपके या तो नोट्स से बिलोंग करते हैं या फिर आपको जो इंटरव्यू में पढ़ाया गया है, वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है, वहीं से सवाल आ रहा है। शुरुआती दौर में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरव्यू से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। एक स्टूडेंट से 40 क्वेश्चन एक दिन में पूछा जा रहा था। 20 सवाल एक काउंटर पे, 20 सवाल अदर काउंटर पे, ऐसा पूछा जा रहा था। एक कैंडिडेट से 5-5 धाराएं पूछी जा रही थी, मोटर व्हीकल एक्ट। लेकिन अब जो है सो इस ढंग का माहौल नहीं है। अब माहौल में काफी सुधार आ गया है। अब 5-7 सवाल पूछ के भी पूछना तो है 10-10 दो काउंटर पे 20 सवाल पूछना है, लेकिन 5-7 सवाल अप्रोक्सीमेट टोटली 10-12 सवाल पूछ के भी कैंडिडेट को अब रिलीफ दे दिया जा रहा है। यानी कि अब जो है सो इंटरव्यू लेने का तरीका में काफी चेंज आया है। गाड़ियों की मैं बात करूं तो गाड़ियों का स्थिति बेहद खराब है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कह रहे हैं, लेकिन गाड़ी से क्या मतलब है? गाड़ी अगर आप ढंग से निकाल रहे हैं, अगर अपने ट्रेनिंग कैंप में भी सीखे होंगे तो 2020-21 मॉडल पे तो सीखे नहीं होंगे, ओल्ड मॉडल पे ही सीखे होंगे और गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड रहा ही होगा, कटने में समस्या रही ही होगी। तो परिस्थिति को कोसने से बेहतर है कि अपने आप को इस लायक बना लिया जाए कि आपको रिजल्ट लेने से कोई रोक ना सके। फिलहाल मैं कुछ सवाल पर बातचीत करूंगा अभी आपसे। बहुत सारे सवाल हैं मेरे सामने, नोटबुक में मैंने लिख रखा है। बहुत सारे सवाल आपने भी यूट्यूब के माध्यम से पूछे और बहुत सारे सवाल वहां भी पूछे गए हैं। उन सभी सवाल को मैं अभी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। सवाल नंबर 1 है, बोलेरो पावर स्टीयरिंग होता है या मैनुअल स्टीयरिंग? ध्यान रखने वाली बात है, बोलेरो पावर स्टीयरिंग होता है या मैनुअल स्टीयरिंग? ये सवाल है आप लोगों में से ही किसी का एक कैंडिडेट का, जिनका मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट था कि सर आप ये बता दो कि बोलेरो पावर स्टीयरिंग होता है या मैनुअल स्टीयरिंग। तो मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि बोलेरो पावर स्टीयरिंग भी होता है और बोलेरो मैनुअल स्टीयरिंग भी होता है। बोलेरो पावर स्टीयरिंग भी होता है, मैनुअल स्टीयरिंग भी होता है। इसके अलावा बोलेरो में सस्पेंशन होता भी है, सस्पेंशन नहीं भी होता है। बोलेरो 5 गियर का भी होता है, बोलेरो 6 गियर का भी होता है, बोलेरो 4 सिलेंडर का भी होता है, बोलेरो 3 सिलेंडर का भी होता है। बोलेरो गाड़ी में बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत वेराइटीज गाड़ी की अवेलेबल है बोलेरो में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बोलेरो जो है पावर स्टीयरिंग भी होता है और मैनुअल स्टीयरिंग भी होता है। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, ध्यान रखेंगे स्कॉर्पियो जब भी होगी तो पावर स्टीयरिंग ही होगी। स्कॉर्पियो कभी भी मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी नहीं होती है। स्कॉर्पियो अपनी शुरुआत से ही, अपने मैन्युफैक्चरिंग से ही, एकदम शुरू से ही अपने साथ पावर स्टीयरिंग लेके चल रहा है, कैरी कर रहा है। लेकिन बोलेरो पावर मैनुअल सब कुछ होता है, मैंने आप लोगों को बताया। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फिर है, टाइमिंग बेल्ट और फैन बेल्ट में क्या डिफरेंस है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही टेक्निकल सवाल है और यह जो है इंजन से रिलेटेड सवाल है। टाइमिंग बेल्ट और फैन बेल्ट में क्या अंतर है? देखिए, फैन बेल्ट को पहले समझिए। गाड़ी में बोनेट जो आप लोग खोलते हैं तो वहां पर जो काला काला कलर का जो पट्टा दिखाई देता है वो फैन बेल्ट होता है आपकी गाड़ी का, वो आपकी गाड़ी का फैन बेल्ट होता है। और फैन बेल्ट जो है सो पुल्ली के माध्यम से, इंजन से जो पुल्ली निकलता है, पुल्ली के माध्यम से फैन को चलाता है, वह डायनेमो को चलाता है। कई एक जगह जो है सो कनेक्टेड होता है फैन। ये बाहरी हिस्सा हो गया, ये जो चमड़े का बना होता है। लेकिन वही अगर आप टाइमिंग बेल्ट की बात कर ले तो टाइमिंग बेल्ट जो है सो इंजन के भीतर का एक कंपोनेंट है। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, टाइमिंग बेल्ट जो है सो क्रैंक शाफ्ट और संभवतः कैम शाफ्ट, मैं कंफर्म हो लूं। टाइमिंग बेल्ट जो है सो आप देख सकते हैं, टाइमिंग बेल्ट मैंने बोला कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों को जोड़ने का काम करता है टाइमिंग बेल्ट, ताकि जो है जब भी आपका स्ट्रोक लगे, इंजन अगर 4 स्ट्रोक है या 2 स्ट्रोक है तो इंजन के अंदर जब भी स्ट्रोक लगे, तो स्ट्रोक के समय वल्व खुल सके, चाहे वह एग्जॉस्ट वल्व हो, इनटेक वल्व हो या फिर आपका एग्जॉस्ट वल्व हो। दोनों वल्व समय समय पे खुलते हैं। तो वल्व को खुलने में मदद करने के लिए क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों को कॉम्बिनेशन देना, दोनों को कंबाइन करना जरूरी होता है और दोनों को कंबाइन करना टाइमिंग बेल्ट का काम होता है। तो टाइमिंग बेल्ट और फैन बेल्ट का डिफरेंस आप लोग समझ चुके होंगे। टाइमिंग बेल्ट जो है सो इंजन के भीतर का कंपोनेंट है, फैन बेल्ट जो है सो इंजन के बाहर का कंपोनेंट है। टाइमिंग बेल्ट में आप लोग ध्यान रखेंगे, टाइमिंग बेल्ट
क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को जोड़ने का काम करता है, ताकि समय समय पे आपका जो है इंटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व खुल सके। लेकिन फैन बेल्ट क्या करता है, फैन बेल्ट जो है आपको मेन पुल्ली से कनेक्टेड होता है, इंजन के फैन को चलाने में मदद करता है, डायनेमो को चलाने में मदद करता है, ताकि फैन चले इंजन को हीट होने से बचाए और डायनेमो चले गाड़ी के बैटरी को चार्ज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कूलेंट में क्या मिलाते हैं कि वह जमे नहीं। देखिए ऐसा सवाल नहीं पूछता है, सवाल पूछता है कि पानी में ऐसा क्या मिलाते हैं कि ठंड के मौसम में रेडिएटर में पानी जमे नहीं। तो रेडिएटर में हम लोग कूलेंट मिलाते हैं। कूलेंट का फॉर्मूला होता है एथिलीन ग्लाइकोल, उसको कहते हैं, ठीक है। केमिकल नाम कूलेंट का होता है एथिलीन ग्लाइकोल। आप लोग ध्यान देंगे, एथिलीन ग्लाइकोल, ETHYLIN, एथिलीन, ये एथीन ग्लाइकोल बोल सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको नहीं घुसना है, एथिलीन ग्लाइकोल नाम याद रखेंगे। केमिस्ट्री में आपको नहीं घुसना है, आपको याद रखने कूलेंट का जो फॉर्मूला होता है वह एथिलीन ग्लाइकोल होता है। और पानी में कूलेंट मिलाते हैं, हरा रंग का द्रव होता है कूलेंट। कूलेंट मिलाने से क्या होता है कि पानी रेडिएटर के भीतर जमता नहीं है। उसके अलावा पानी ज्यादा ओवरहीट भी नहीं होता है। उसके अलावा एथिलीन ग्लाइकोल के मिला देने से पानी जो है सो रेडिएटर के मेटल को जंग लगने से भी बचा लेता है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल, अगर फिर से पूछे कि नहीं तुम ये बताओ कि कूलेंट में क्या मिलाते हैं, तो फिर आप कहिएगा कि सर कूलेंट में हम एथिलीन ग्लाइकोल मार्केट से खरीद के लाएंगे। एथिलीन ग्लाइकोल लिक्विड आएगा, वो एथिलीन ग्लाइकोल डालेंगे, जिससे कि हमारा जो है सो कूलेंट का कूलेंट हो या पानी हो या दोनों का मिक्सचर हो, दोनों के मिक्सचर का जो है सो फ्रीजिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, और जिसके कारण वह जल्दी से नहीं जमेगा। तो आपका जवाब एथिलीन ग्लाइकोल के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, आपका जवाब एथिलीन ग्लाइकोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायनेमो कौन सा करंट देता है, याद रखेंगे। डायनेमो जब भी देता है अल्टरनेटिंग करंट देता है, एसी देता है, ठीक है। और बैटरी में जैसे ही वह एसी प्रवेश करता है वह डीसी में चेंज हो जाता है, और डीसी में चेंज हो जाने के बाद फिर बैटरी के अंदर वह रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो यहां से चला है एसी, वह बाद में चल के जो है सो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है और रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बैटरी डायनेमो जो है सो हमेशा एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब गाड़ी फंसता है तो उसका एक ही पहिया घूमता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत ही टेक्निकल सवाल है। देखिए गाड़ी के पहियों को जो है ना, गाड़ी के पहियों को पावर देना डिफरेंशियल का काम होता है, ठीक है। और डिफरेंशियल जो है सो जब गाड़ी हमारा सीधा चलता है तो दोनों पहिया को इक्वल पावर देता है, ताकि दोनों पहिया एक समान घूम सके। लेकिन जब गाड़ी किसी टर्न पर होता है, कर्व पर होता है, टर्न ले रहा होता है, सपोज कि लेफ्ट टर्न गाड़ी ले रहा है, तो उसमें बायां पहिया को डिफरेंशियल कम पावर देगा, दाहिना पहिया को डिफरेंशियल ज्यादा पावर देगा। कर्व पर इसको कम पावर देगा क्योंकि इसका घूमना ज्यादा जरूरी नहीं है, यह कम घूमेगा फिर भी काम हो जाएगा। इसका घूमना, ये दाहिने पहिया का घूमना ज्यादा जरूरी है, तो दाहिना पहिया को ज्यादा देगा पावर ताकि गाड़ी आसानी से घूम सके। अगर दोनों पहिया को सेम पावर देगा तो गाड़ी कर्व पर यानी तिरछा मोड़ पर घूम नहीं पाएगा, बल्कि सीधे चला जाएगा, गड्ढा में पलट जाएगा गाड़ी। तो डिफरेंशियल का काम है दोनों पहिया को पावर सप्लाई करना। फिर अगर राइट टर्न ले रहा है गाड़ी तो राइट वाला पहिया को कम पावर देगा और बाहरी पहिया यानी बायां वाला पहिया को ज्यादा पावर देगा। इसके कारण क्या होगा कि यह पहिया कम घूमेगा, यह पहिया ज्यादा घूमेगा और गाड़ी आपकी कर्व पर यानी मोड़ पर आसानी से घूम जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब गाड़ी आपका कहीं पर फंस जाता है, कीचड़ वगैरह में फंस जाता है, मड में फंस जाता है, तो उस कंडीशन में किसी एक पहिया को ज्यादा पावर मिलता है डिफरेंशियल के थ्रू, और वह अमूमन दाहिना पहिया होता है, ठीक है। दाहिना पहिया को ज्यादा पावर मिलेगा, और दाहिना पहिया को जब ज्यादा पावर मिलेगा तो केवल दाहिना पहिया ही घूमेगा और वह ज्यादा पावर लगा के गाड़ी को बाहर धकेलने का प्रयास करेगा ताकि गाड़ी आपका मड से बाहर निकल जाए। तो वह डिपेंड करता है कि गाड़ी का पहिया जो है किधर झुका हुआ है, ठीक है। तो इसी अनुसार जो है जिधर गाड़ी ज्यादातर झुकेगा उधर गाड़ी जो है सो आपका डिफरेंशियल ऑटोमेटिक वर्क करता है। डिफरेंशियल के अंदर बहुत सारे पिनियन लगे होते हैं जिसको क्राउन पिनियन कहा जाता है, उसका भी अलग अलग नाम होता है, स्पाइडर पिनियन होता है और भी कई प्रकार के पिनियन होते हैं। उसके बारे में हम आज ही बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे कुछ देर बाद जब क्राउन से रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखेंगे। तो डिफरेंशियल का काम है पावर सप्लाई करना। जब गाड़ी आपकी मड में यानी कीचड़ में फंसती है तो डिफरेंशियल किसी एक पहिए को ज्यादा पावर देता है, इसी कारण से पहिया एक ही घूमता है, या एक पहिया ज्यादा घूमता है और दूसरा पहिया कम घूमता है। आई होप जवाब समझ में आया होगा, अन्यथा मैंने हर एक वीडियो में बोला है जवाब को 4-5 बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को आप लोग रिपीट टेलीकास्ट पर देखते जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रनिंग टूल क्या होता है गाड़ी में? रनिंग टूल कहने का मतलब दौड़ने वाला टूल नहीं, रनिंग टूल कहने का मतलब वैसा टूल, वैसा उपकरण जिसका आपको बार बार जरूरत पड़ेगा, अमूमन जरूरत पड़ते रहता है। जैसे गाड़ी में रनिंग टूल में सबसे पहले आपकी गाड़ी का स्टेपनी आ जाता है, ठीक है, स्टेपनी आपकी गाड़ी का रनिंग टूल है। आपके अंदर का जो जैक है, कार जैक, जिस पर आप गाड़ी को उठाते हैं, वो आपका रनिंग टूल आ गया। जैक को घुमाने वाला जो रिंच होता है, जो चाबी होता है, की, जैक की, ये रनिंग टूल में आ गया। स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस रनिंग टूल में आ गया। पिलास वो आपका जो है सो आपका आ गया फिर रनिंग टूल में। आपकी गाड़ी में और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण है, कुछ रिंच हो गया, चक्का खोलने का जो रिंच होता है ना, गोटी रिंच वगैरह जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सारा रिंच वगैरह है, ये सब आपका रनिंग टूल में आता है। 4-5 गो रनिंग टूल आप किसी को भी आसानी से गिनवा सकते हैं। इसके अलावा जंपर केबल जो है आपका गाड़ी के अंदर, जंपर केबल, मोटका तार, बैटरी को टोचन करके स्टार्ट करने के लिए, ये भी आपका रनिंग टूल में आता है। आपके गाड़ी में जो है माचिस, छुरी, चक्कू, ये सब आपका रनिंग टूल में आता है, तो ये सब चीज ध्यान में रखेंगे। चक्का खोलने वाला रिंच भी जो है वह भी आपका रनिंग टूल में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल, टी छेदन के नियम क्या हैं? बहुत सारे कैंडिडेट, कम से कम 20-25 कैंडिडेट ने यूट्यूब पे और कम से कम 100 कैंडिडेट ने हमारे व्हाट्सएप पे यह सवाल पूछा है कि सर आप ये बता दो कि टी छेदन के नियम क्या है। भाई देखो, बहुत इजी सवाल है। टी इंटरसेक्शन आपने पढ़ा है, टी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हिंदी में लोग छेदन बोलता है, ठीक है, और टी इंटरसेक्शन का जो रूल है वही रूल टी छेदन का होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या तैयारी इन्होंने 2019 से कर रखा है। 2019 में आपका फॉर्म भराया, 21 में रिटन एग्जाम हुआ, 1 साल से आप ड्राइविंग और इंटरव्यू की तैयारी किए जा रहे हैं, और अभी तक आपको टी इंटरसेक्शन का नियम यानी टी छेदन का नियम पता नहीं है। मतलब हद है, क्या तैयारी आप लोगों ने किया है। टी छेदन को समझेंगे सभी लोग, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए, टी इंटरसेक्शन का मतलब, मान लीजिए आप यहां से जा रहे हैं, टी देखिए, टी छेदन, ये टी बन गया, आप लोग वीडियो में समझ पा रहे होंगे, ये देखिए टी बन गया। एक सड़क ऐसे जा रही है और आप यहां से जा रहे हैं, तो टच किए आप, ये टी बन गया, टी है ना। टी इंटरसेक्शन या टी छेदन का मतलब होता है कि सड़क ऐसा है कि वह अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर के तरह जो है सो आकार ले रहा है। तो टी छेदन का मतलब है, टी इंटरसेक्शन का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर के समान सड़क पर आप चलने वाले हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सामने कोई सड़क नहीं है। आप यातायात यानी कि अपनी गाड़ी को जो है सो रास्ता चेंज कर लीजिए, या तो फिर बाएं टर्न लीजिए या फिर दाहिने टर्न लीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि टी छेदन का नियम क्या है, तो बोलेंगे कि सर टी छेदन का मतलब होता है कि सामने कोई सड़क नहीं है। टी छेदन का मतलब क्या है, तो शुरू करेंगे कि टी छेदन का अर्थ यह होता है कि हमारे टी छेदन का मतलब ऐसा सड़क जो टी आकार का हो, अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार का हो। अब टी छेदन का नियम क्या है, तो नियम यह है कि जब भी हम उस सड़क पर चलेंगे, इसका मतलब है कि सामने के तरफ कोई सड़क नहीं है। सड़क पर हम अपनी वाहन को या तो बाएं मोड़ेंगे या तो दाहिने मोड़ेंगे। तो सड़क पर जो चलने की समझदारी होती है, जिसको हम लोग रोड सेंस कहते हैं, रोड सेंस को देखते हुए हम लोग सड़क पर या तो बाएं मुड़ेंगे या तो दाहिने मुड़ेंगे। सामने नहीं जा सकते क्योंकि सामने कोई सड़क नहीं है। बाएं मुड़ने हेतु हम लोग सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल को देखेंगे। ट्रैफिक सिग्नल अगर नहीं है, संकेत नहीं है येलो ग्रीन रेड का, तो हम आराम से अपने दाहिने और बाएं तरफ पहले टी सड़क पर चढ़ने से, सामने वाली सड़क पर चढ़ने से पहले रुकेंगे, बाईं तरफ देखेंगे, दाहिने तरफ देखेंगे, दोनों तरफ देख लेंगे। सड़क अगर खाली है तो उचित इंडिकेटर देते हुए, अर्थात अगर बाएं जाना है तो बाईं तरफ का इंडिकेटर लेते हुए, और अगर दाहिने जाना है तो दाहिने तरफ का इंडिकेटर लेते हुए हम नए सड़क पर प्रवेश करेंगे। सामने नहीं जाएंगे। टी छेदन का यही नियम है, सामने हमारा कोई सड़क नहीं है, इसलिए हम सड़क को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लाई व्हील का क्या काम है? देखिए, फ्लाई व्हील, देखिए गाड़ी में ना फ्लाई व्हील लगाया जाता है, गाड़ी के इंजन में। वह गोल 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 घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है। आप लोग कई दफा ऑब्जर्व किए होंगे कि गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है, और जब एसी का स्विच देते हैं तो एक हल्का सा जर्क लगता है या फिर इंजन पर लोड बढ़ता है। ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। गाड़ी अगर चल रही है 100 के स्पीड में है, अचानक से एसी ऑन कर दिए, गाड़ी का स्पीड कुछ रुक जाता है, कुछ ऐसा होता है। पहले जमाना के गाड़ी में भी ऐसा बहुत कुछ होता था, बड़ा समस्या आता था। जिस गाड़ी में फ्लाई व्हील नहीं लगता था उसमें ऐसा समस्या आता था। फ्लाई व्हील देखिए क्यों लगाया जाता है। मान लीजिए कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी पर अचानक से आपका लोड या तो बढ़ गया या तो घट गया। दो कारण हो सकता है, दो चांस बनता है। या तो लोड बढ़ गया तो गाड़ी का स्पीड अचानक से घटेगा, जब अचानक से घटेगा तब आपको झटका लगेगा, आप आगे की तरफ लुढ़क जाइएगा। या फिर लोड घट गया तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा फिर पीछे की तरफ झुक जाइएगा। ऐसा हो सकता है। तो गाड़ी पर लोड बढ़ेगा
तो स्पीड घटेगा, झटका मारेगा। अगर लोड घटा तो स्पीड बढ़ेगा, फिर आगे की तरफ झटका मारेगा। तो गाड़ी में झटका से बचने के लिए यह जो लोड बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कंडीशन आ भी रहा है, उसके बावजूद गाड़ी में कोई झटका उत्पन्न न हो, कोई विकार उत्पन्न हो, गाड़ी स्मूथ चले, इसी के लिए हम इंजन के भीतर फ्लाई व्हील लगाते हैं। फ्लाई व्हील का काम आप लोग को समझ में आ गया। फ्लाई व्हील का काम है कि गाड़ी पर लोड बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों ही कंडीशन में इंजन के स्पीड को मेंटेन करके रखना ही फ्लाई व्हील का काम है। दोनों ही कंडीशन में इंजन के स्पीड को मेंटेन करके रखना फ्लाई व्हील का काम है। तो फ्लाई व्हील का काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी गाड़ी में एक्सीलरेटर लेके चलाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, छोटी गाड़ी नहीं, अब अप्रोक्सीमेट पेट्रोल इंजन गाड़ी की बात कर ले तो पेट्रोल इंजन गाड़ी का स्टार्टिंग स्पीड कम होता है, ठीक है, टॉर्क ज्यादा होता है, स्टार्टिंग स्पीड कम होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन गाड़ी एक हाई स्पीड गाड़ी होती है और हाई स्पीड गाड़ी होने के कारण इसका स्टार्टिंग स्पीड कम रखा जाता है, ताकि जब यह स्टार्ट हो माइलेज भी बेहतर दे, स्टार्टिंग स्पीड कम रखा जाता है। तो स्टार्टिंग स्पीड कम होने के कारण ही जब उस गाड़ी को हम उखाड़ते हैं, चाहे वह बाइक ही क्यों ना हो, तो हमको हल्का सा एक्सीलरेटर लेना पड़ता है। जिस तरह बाइक को उखाड़ने के लिए हल्का सा एक्सीलरेटर लेना पड़ता है, उसी तरह फोर व्हीलर को भी उखाड़ने के लिए हल्का सा एक्सीलरेटर लेना पड़ता है। तो बात ध्यान में रखेंगे, छोटी गाड़ी नहीं, पेट्रोल इंजन गाड़ी का स्टार्टिंग स्पीड कम होता है, अतः उसको उखाड़ने के लिए यानी कि शुरू में चलाने के लिए एक्सीलरेटर लेना पड़ता है और लेना पड़ेगा, चाहे वह बाइक हो चाहे वह कार हो। डीजल इंजन गाड़ी को उखाड़ने के लिए एक्सीलरेटर लेना नहीं पड़ता है, ऐसा देखा गया है, चाहे वह छोटी गाड़ी हो चाहे वह बड़ी गाड़ी हो। अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट है या कोई खराबी है तो उस कंडीशन में गाड़ी क्लच से संबंधित कोई फॉल्ट आएगा, तो उस कंडीशन में आप जो है सो हल्का सा एक्सीलरेटर लेकर गाड़ी को उखाड़िएगा तो आपका गाड़ी बंद नहीं होगा। अन्यथा पेट्रोल इंजन गाड़ी को बिना एक्सीलरेटर लिए उखाड़िएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। डीजल इंजन गाड़ी में कोई खराबी है तो आप एक्सीलरेटर लेके उखाड़िए, अन्यथा बिना एक्सीलरेटर के भी डीजल इंजन गाड़ी चलेगा। जिस तरह स्कॉर्पियो बोलेरो चलता है उसी तरह छोटकी में इंडिगो भी चलेगा, डिजायर भी चलेगा बिना एक्सीलरेटर लिए। पेट्रोल इंजन गाड़ी में याद रखना है एक्सीलरेटर लेके ही उखाड़ना है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग स्पीड कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़का पूछा, किसी कैंडिडेट ने, आप लोगों में से किसी कोई कैंडिडेट जो पूछ रहे कि सर गाड़ी में बॉडी का पार्ट्स दिखा के पहचानने के लिए तो नहीं बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी बिहार पुलिस ड्राइवर का जब भी इंटरव्यू होता है तो आपसे डायरेक्ट मॉक टेस्ट होता है, मौखिक सवाल। ये नहीं कि भाई दिखा दिया, बताओ भाई ये क्या है ये क्या है, ऐसा सवाल नहीं पूछता है। सवाल आपसे डायरेक्ट मॉक टेस्ट होता है, तो आप लोग का वहां मॉक टेस्ट हो रहा है, पार्ट्स पुर्जा दिखा के आपको पहचान करने के लिए नहीं कह रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही उम्दा सवाल, गाड़ी को कितने भाग में बांटा गया है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए, गाड़ी को कितने भाग में बांटा गया है? देखिए, आप गाड़ी को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली गाड़ी को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले गाड़ी का चेसिस आता है, दूसरा उसका इंजन आता है और तीसरा उसका बॉडी आता है। हालांकि इंजन को भी चेसिस में ही बोला जाता है कि चेसिस का पार्ट्स क्या क्या है, ठीक है, चेसिस का पार्ट्स क्या क्या है। तो चेसिस भी जो है सो आपका इंजन का ही पार्ट्स, इंजन भी जो है सो चेसिस का ही पार्ट्स हो गया। लेकिन उसके बावजूद आप गाड़ी को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला गाड़ी का चेसिस, दूसरा गाड़ी का बॉडी और तीसरा गाड़ी का इंजन। चौथा भाग अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा का पूरा। उसमें आपकी गाड़ी का बैटरी भी आ गया, उसमें आपकी गाड़ी का डायनेमो भी आ गया, उसमें गाड़ी का आपका सेल्फ भी आ गया, उसी में आपके गाड़ी का फ्यूज बॉक्स भी आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला एक सिस्टम, उसी में आपका वायरिंग भी आ गया, उसी में आपका हेडलाइट भी आ गया, उसी में आपका हॉर्न भी आ गया। तो गाड़ी को 3 अथवा 4 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। चेसिस, बॉडी, इंजन, उसके अलावा वायरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। 4 भाग में गाड़ी को आप डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चेक कर लेना चाहिए? सुबह पहर, यही सवाल, ये सब पूछा हुआ सवाल है बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू में। जो भी सवाल अभी आप लोग के सामने मैं रख रहा हूं, ये सभी हाल फिलहाल में ही पूछे गए हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। तो ध्यान रखिए, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, देखिए, जब भी आप गाड़ी में बैठिएगा तो बैठने से पहले आप अपने गाड़ी के चारों पहियों को देख लीजिएगा कि चारों पहियों में हवा प्रॉपर ढंग से है या नहीं। उसके बाद गाड़ी के बोनेट को उठाइएगा। गाड़ी के बोनेट को उठाने के बाद आप गाड़ी का कूलेंट का लेवल चेक कीजिएगा, यानी रेडिएटर में कूलेंट और पानी का मिश्रण कितना है। उसके अलावा ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल और पावर स्टीयरिंग ऑयल को चेक कीजिएगा कि बैटरी का टर्मिनल प्रॉपर ढंग से लगा हुआ है कि नहीं। अगर ढीला है तो उसको कस देना है, अगर लगा हुआ है, उसमें तुतिया वगैरह लगा हुआ है तो उसको भी छोड़ाने के लिए उस पर गर्म पानी उछल देना है।
तो ये सब चीज पहले तो चक्का चेक कर लिए, फिर बॉनेट के अंदर का पार्ट चेक कर लिए, फिर गाड़ी में जैसे ही बैठेंगे स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे कि गाड़ी में हमारा फ्यूल है कि नहीं, यानी कि गाड़ी अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल है कि नहीं, डीजल इंजन है तो डीजल है कि नहीं। उसके जस्ट बाद फिर जब आप ऑन कीजिएगा फिर देखिएगा गाड़ी का सारा जो है एक पैनल खुलता है, मतलब वहां पर डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारा संकेत आएगा, वो सारा का सारा संकेत प्रॉपर ढंग से दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो सारा का सारा फ्यूल से रिलेटेड होता है। वो सभी संकेत को देख लीजिएगा, उसके बाद जो है सो आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा। तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले इतना चीज कम से कम आपको हर हाल में चेक कर लेना है। अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद फिर किसी सफर पर निकल रहे हैं तो और भी बहुत सारा चीज चेक करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आपने सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया, आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए हैं, यानी कि सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार लोग बैठे हैं कि उससे ज्यादा बैठल है, गाड़ी में आपका जो है सो जॉक है कि नहीं, स्टेपनी है कि नहीं, चक्कू है कि नहीं, छुरा है कि नहीं, गाड़ी में रिंच है कि नहीं, पिलास है कि नहीं, स्क्रू ड्राइवर है कि नहीं, मतलब एक एक चीज, जंपर केबल है या नहीं है, आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है, एक एक चीज देखना पड़ेगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी का जो लाइसेंस होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, अगर गाड़ी फाइनेंस का है तो फाइनेंस सर्टिफिकेट, और सबसे ज्यादा जरूरी आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ये सब चीज देख लेना है गाड़ी को ड्राइव करने से पहले, उसके बाद ही आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे। तो इसमें अभी दो सवाल का जवाब हुआ, पहला कि गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले क्या चेक करना चाहिए, दूसरा गाड़ी को ड्राइव करने से पहले क्या चेक करना चाहिए। सवाल है ब्रेक ऑयल कब चेंज करेंगे। देखिए ब्रेक ऑयल अगर घट जाता है तो उसको रिफिल किया जाता है, यानी कि उसको दोबारा भर दिया जाता है। लेकिन अगर 30,000 किलोमीटर गाड़ी आपका चल चुका है तो आप अपनी गाड़ी का ब्रेक ऑयल चेंज कर दीजिए, क्योंकि बहुत चलने के बाद ब्रेक ऑयल में कण आ जाता है, गंदगी आ जाता है, जिसके कारण ब्रेक प्रॉपर ढंग से नहीं लग पाता है, या फिर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर खराब हो जाता है। ब्रेक का मास्टर सिलेंडर खराब होगा तो फिर महंगा पड़ जाएगा। छोटी कार है अगर आपकी तो 7 से 8 हजार रुपया खर्च आएगा, अगर बड़ी कार है तो आपका 10 से 15 हजार रुपया खर्च आएगा। ब्रेक मास्टर सिलेंडर खराब हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल समय समय पर चेंज कर लेना है। कितना किलोमीटर पर चेंज करना है, 30,000 किलोमीटर पर। अगर 30,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चला, 10,000 किलोमीटर चला और गाड़ी का ब्रेक ऑयल चेंज किया 2 साल हो गया, तब भी आप चेंज कर दीजिए। यानी ब्रेक ऑयल या तो 2 साल पर चेंज कीजिए या तो 30,000 किलोमीटर पर चेंज कीजिए, दोनों में से कोई एक काम जरूरी है। अगर घट गया, आज रखे 5 दिन बाद घट गया तो उसको रिफिल कर दीजिए, यानी दोबारा से भर दीजिए। ब्रेक ऑयल चेंज नहीं कीजिएगा तो ब्रेक मास्टर सिलेंडर खराब हो जाएगा, ब्रेक प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेक ऑयल गंदा हो जाता है, ब्रेक ऑयल मोटा हो जाता है, उसमें बहुत सारा खुर्द, उसमें जो है सो बहुत सारा डस्ट यानी कि कण आ जाता है ब्रेक के पार्ट्स का। तो ये सब समस्या आपके सामने आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा। पिछला वीडियो में इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। देखिए जब भी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है, मतलब गाड़ी को आप सुरक्षात्मक ढंग से नहीं चलाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जखनी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, सबसे पहले गाड़ी का इंजन ऑफ कीजिए। हम पिछला वीडियो में यही बोले थे, तो लोग बोले कि सर आजकल का गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आता है, इंजन ऑफ करेंगे तो हैंडल लॉक हो जाएगा। देखिए बाबू साहब, आप लोगों से ज्यादा दिमागदार हम खुद हैं, ठीक है। आप अगर गाड़ी का जब इंजन ऑफ करिएगा ना तो हैंडल कभी भी लॉक नहीं होगा, जब चाबी बाहर निकाल लीजिएगा तब हैंडल लॉक होगा। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, जब तक चाबी अंदर रहेगी तब तक हैंडल लॉक नहीं होगा, चाबी बाहर निकालिएगा तब हैंडल लॉक होगा। इंजन ऑफ करने से हैंडल लॉक नहीं होता है। तो सबसे पहले आप इंजन को ऑफ कीजिए। इंजन को पावर नहीं मिलेगा, इंजन चलेगा नहीं चलेगा। इंजन को पावर नहीं मिलेगा, इंजन ऑटोमेटिक रुकना चाहेगा। तो सबसे पहले आप इंजन को ऑफ कीजिए। उसके बाद हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक जिसको आप कहते हैं उसको खींचिए। पैर वाला ब्रेक फेल हो जाएगा, फिर भी हैंड ब्रेक काम करेगा। पैर वाला ब्रेक को पैडल करते रहिए, मतलब 3-4 बार उसको दबाते रहिए, एक चांस बनता है कि ब्रेक पकड़ लेगा, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी के गियर को डाउन कीजिए, गाड़ी के हैंडल को कंट्रोल में रखिए ताकि सामने वाला दुर्घटनाग्रस्त ना हो, हम दुर्घटनाग्रस्त ना हो। इतना काम आपको हर हाल में करना है, 4-5 काम करना है, ये चीज को आप मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर ऑयल कितना डाला जाता है। देखिए सब गाड़ी के कैपेसिटी अलग अलग होता है। हम अगर एक स्कॉर्पियो गाड़ी की बात कर ले तो नयका मॉडल स्कॉर्पियो गाड़ी में 2 लीटर गियर ऑयल डाला जाता है, जिसको ट्रांसमिशन ऑयल भी कहा जाता है, क्योंकि गियर को ही ऑटोमोबाइल भाषा में ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। उसका नंबर होता है 80W90, 30 से 40,000 किलोमीटर पर चेंज किया जाता है, अथवा 2 से 3 वर्ष पर गियर ऑयल को चेंज कर दिया जाता है, 2 से 3 वर्ष लाइफ पर। फिर है
कि डिफरेंशियल को क्राउन क्यों कहा जाता है। आज का सबसे हॉट सवाल, डिफरेंशियल को क्राउन क्यों कहा जाता है। देखिए डिफरेंशियल को क्राउन, डिफरेंशियल को डिफरेंशियल ही कहा जाता है, लेकिन डिफरेंशियल के अंदर जो बहुत सारे पिनियन लगे होते हैं जो कि डिफरेंशियल का मेन हिस्सा है। डिफरेंशियल का मेन हिस्सा उसका पिनियन है। डिफरेंशियल जो काम करता है, डिफरेंशियल काम नहीं करता है, उसका पिनियन काम करता है, और वही पिनियन जो है सो चक्का को पावर सप्लाई करता है। तो हम लोग कहते हैं कि डिफरेंशियल पावर सप्लाई कर रहा है। डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशियल का पिनियन जो है वही सारा का सारा काम करता है, वही जो है सो चक्का को पावर सप्लाई करता है। तो हम कहते हैं कि डिफरेंशियल पावर सप्लाई कर रहा है। तो डिफरेंशियल के अंदर जो पिनियन लगा हुआ है उसको बोला जाता है क्राउन पिनियन, उसको बोला जाता है क्राउन पिनियन। कई प्रकार का पिनियन होता है उसमें लगा हुआ, कोई स्पाइडर पिनियन होता है, जो सबका अपना अपना नाम होता है, तो उतना अंदर नहीं जाना है। मैकेनिकल भाषा में उसका समझ लीजिए कि अंदर जो पिनियन लगा हुआ होता है उसका नाम होता है क्राउन पिनियन, ठीक है। डिफरेंशियल के भीतर जो पिनियन लगा हुआ है उसका नाम है क्राउन पिनियन। और सारा का सारा काम यानी चक्का को पावर सप्लाई करने का काम, कब दोनों चक्का को सेम पावर देना है, कब चक्का को ज्यादा पावर देना है, कब चक्का को कम पावर देना है, किस चक्का को घुमाना है, किस चक्का को नहीं घुमाना है, ये सारा जो है निर्णय लेता है क्राउन पिनियन। अतः हम लोग डिफरेंशियल के भीतर जो क्राउन का पिनियन है उसी को हम लोग उसी का भाषा पकड़ लेते हैं और डिफरेंशियल को कह देते हैं क्राउन। यानी डिफरेंशियल को क्राउन इसलिए कह देते हैं क्योंकि डिफरेंशियल के भीतर जो पिनियन लगा हुआ है, पिनियन का नाम है क्राउन पिनियन, और सारा काम कौन देखता है, तो क्राउन पिनियन देखता है। अतः डिफरेंशियल को हम लोग क्राउन कह देते हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रखेंगे, डिफरेंशियल को क्राउन क्यों कहा जाता है। यह भी बिहार पुलिस ड्राइवर के इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल है, और यह सवाल आज तक किसी भी ड्राइवर भर्ती में नहीं पूछा गया था कि डिफरेंशियल को क्राउन क्यों कहा जाता है। यह एक अच्छा मिस्त्री भी सब चीज को नहीं बता पाएगा, ठीक है। ऐसे मिस्त्री वगैरह जो डिफरेंशियल को क्राउन कहेगा वो सब डिफरेंशियल नहीं बोलता है। डिफरेंशियल अब नया मिस्त्री लोग बोलने लगा है, पुराना मिस्त्री लोग जो था वो क्राउन ही बोलता था, नया मिस्त्री लोग डिफरेंशियल बोलने लगा है। फुटबॉल ऐसा आकृति होता है, राक्षस का फिगर ट्रक में बना हुआ होता है, वही डिफरेंशियल होता है। आपको पता है कि इंजन है, एक तरफ इंजन लीजिए, इंजन जब स्टार्ट होता है तो इंजन पावर देता है गियर बॉक्स को, गियर बॉक्स फिर प्रोपेलर शाफ्ट, जिसको लोग पॉपुलर शाफ्ट कहता है, पॉपुलर शाफ्ट नहीं, प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से सारा का सारा पावर किसको दे देता है, तो डिफरेंशियल को देता है। और डिफरेंशियल सारा पावर दे देता है क्राउन पिनियन को, और क्राउन पिनियन डिसाइड करता है कि चक्का को कितना पावर देना है। दोनों चक्का को सेम देना है पावर, या इसको ज्यादा देना है, इसको कम देना है, या इसको कम देना है, इसको ज्यादा देना है, यह डिसाइड करता है क्राउन का पिनियन। अतः हम लोग डिफरेंशियल को क्या कह देते हैं, क्राउन कह देते हैं। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। एक आधा सवाल और पूछा गया कि फॉग में यानी कि कुहासा में आप लोग गाड़ी कैसे चलाइएगा। अभी का एकदम सबसे लेटेस्ट सवाल है कि कुहासा में आप लोग गाड़ी कैसे चलाइएगा। तो देखिए, जब भी कुहासा या धुंध होती है यानी कि विजिबिलिटी कम होता है, उस कंडीशन में आप लोग तीन चीज को ध्यान में रखेंगे। आप अपने गाड़ी को हेडलाइट, अपने गाड़ी का हेडलाइट जला के रखेंगे, साथ ही साथ गाड़ी का हैजार्ड लाइट जला के रखेंगे, ताकि हेडलाइट जलाइएगा तो आगे वाला को पता चलेगा कि हाँ भाई गाड़ी आ रहा है, हैजार्ड लाइट जलाइएगा तो पीछे वाला को पता चलेगा कि हाँ यहाँ से कोई गाड़ी है, ठीक है। उसके अलावा अगला गाड़ी जो होगा उससे आप लोग उचित दूरी बना के रखिएगा, ताकि वह जब रोके तो आप भी गाड़ी को रोक सके प्रॉपर ढंग से। इसके अलावा तीसरा काम जो करना है, सड़क पर जो स्ट्रिप बना होता है सफेद कलर का, सड़क के अंतिम कोना पर, छोर पर होता है स्ट्रिप बना हुआ, इसके बाहर आपको गाड़ी लेके नहीं जाना है। उस स्ट्रिप को भी देखेंगे। कुहासा जब बहुत ज्यादा होता है तो हमको सामने कुछ नहीं दिखता है, तो हम लोग सड़क के बीचों बीच जो स्ट्रिप बना होता है उसको देखते हैं चौड़े सड़क पे, और बाहर में जो स्ट्रिप होता है उसको देखते हैं। ये दोनों को भी देख के एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा गाड़ी सड़क से बाहर तो नहीं जा रहा है। गाड़ी के स्पीड को भी कम ही रखते हैं, और अपने ड्राइविंग कौशल का परिचय कराते हुए बेहतर ढंग से फॉग में गाड़ी चलाते हैं। तो फॉग में गाड़ी चलाने का 3-4 नियम है। गाड़ी के स्पीड को कम रखेंगे, अगला वाहन से उचित दूरी बना के रखेंगे, हेडलाइट जला के रखेंगे, हैजार्ड लाइट जला के रखेंगे। उसके अलावा सड़क पर जो स्ट्रिप बना हुआ है उस स्ट्रिप का हम लोग भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अगर उसके बावजूद फॉग बहुत ज्यादा है, लगता है कि यह चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को साइड करके रोक लेंगे, फॉग के कम होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद गाड़ी को ड्राइव करेंगे। अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हुआ है फॉग के कारण। आप लोग यमुना एक्सप्रेसवे वाला वीडियो 3-4 साल पुराना देखे ही होंगे। तो यही सब सवाल है। अगर और भी कोई सवाल आप लोग के मन में हो जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना सवाल
हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर दे यूट्यूब पे, मैं उन सवाल को पढ़ूंगा, उन सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। और बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि सर कट ऑफ कितना जाने वाला है किस कैटेगरी का और पास फेल का रेशियो क्या होगा, तो इससे संबंधित इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।